मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 11वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम 10 भाग पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवर्धनों के दिशात्मक गुणधर्म, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.2 पर दिए हुए हैं। उसके बाद परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, और उसके बाद अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, और अंततः सिग्मा तथा पाई अवंधों की प्रबलता। जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं उनकी प्रबलता के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सभी आपकी पुस्तक में 4.5.2 से 4.5.5 पर दिए हुए हैं, तो अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म। सहसंयोजी आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, जो सहसंयोजी आबंध है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, वह परमाणु कक्षक की ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन से बनते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु बनने में इसके दो परमाणुओं के संयोजन में उनके 1s कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन का अणु बनता है, तो उसके बनने में इसके दो परमाणुओं के संयोजन से उनके जो 1s कक्षक है ना, 1s कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है, CH4 NH3 तथा H2। ठीक है, मीथेन अमोनिया तथा H2 जो पानी है, वाटर जैसे बहु परमाणु अणुओं में आबंध बनने के साथ साथ अणु की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण होती है ना। और जो परमाणु अणु होते हैं, ठीक है, उनमें आबंध बनने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब आबंध बनने के साथ साथ उनकी जो ज्यामिति है, जो जियोमेट्री है, वह भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए अगर हम मीथेन की बात करें, CH4 की बात करें, तो CH4 के अणु की आकृति चतुष्फलकीय क्यों होती है, और HCS आबंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है, अथवा NH3 अणु की आकृति पिरामिडी क्यों होती है ना। अगर हमें इन सभी के उत्तर चाहिए तो उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आबंध बनने के साथ साथ इनकी जो ज्यामिति है ना, जैसे कि CH4 की चतुष्फलकी है ना, और NH3 की आकृति पिरामिडी क्यों है। तो ये इसका जो है वो हमें, जब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, तो इसके आधार पर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर CH4 NH3 H2O आदि बहुपरमाणु अणुओं की आकृति, उनमें आबंध विरचन तथा उनके दिशात्मक दिशात्मक गुणों को परमाणु कक्षकों के संकरण तथा अतिव्यापन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत है। ठीक है, उसमें ये जो बहुपरमाणु अणु हैं, जैसे CH4 NH3 H2O, ठीक है, इनकी आकृति जो है वह जब उनका आबंध विरचन होता है तथा उनके दिशात्मक गुणों, ठीक है, इनके परमाणु कक्षकों के संकरण, हाइब्रिडाइजेशन तथा अतिव्यापन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका इनके हाइब्रिडाइजेशन और इनकी जो ऑर्बिटल कक्षक के अतिव्यापन होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, इसकी सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जब हमें इनकी जो ज्यामिति है ना, उसके लिए इनके हाइब्रिडाइज संकरण तथा अतिव्यापन की सहायता से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन है, ओवरलैपिंग है, वह होती कैसे है। ठीक है, जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास आते हैं, तब उनकी कक्षकों का अतिव्यापन, जो कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, जब कोई दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास में आते हैं, है ना, तो उनके कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है, कैसे, धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर उनका अतिव्यापन जो है वह शून्य हो सकता है। यह ऑर्बिटल तरंग फलन के नियम के दिक्स्थान में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या, ऑर्बिटल तरंग फलन के आयाम की दिक्स्थान, मतलब जो एम्पलीट्यूड है, जिसे हम यहाँ आयाम बोल रहे हैं, आयाम की दिक्स्थान में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। चिन्ह मतलब फेज। ठीक है, अभी हम देखेंगे जब हम चित्र, जैसे चित्र 4.9 पे वो दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने अच्छे से देखेंगे। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह बतलाते हैं। ठीक है, और आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, धनात्मक अतिव्यापन में हम ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। देखो, यह है धनात्मक अथवा फेज में अतिव्यापन। ठीक है, तो इसमें देखो, ये है इनका फेस या फिर चिन्ह, है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, धनात्मक धनात्मक है, ये क्या है,
ये pz ऑर्बिटल है, pz कक्षक है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये pz है और ये s है, और दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, इसलिए धनात्मक अथवा फेज में अतिव्यापन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये pz था और s था, ये है px और px, ठीक है। तो px px में ये धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक, और ये है py कक्षक, है ना, ये py कक्षक और ये py कक्षक, तो इनके बीच में अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो ये था धनात्मक। अब हम ऋणात्मक अतिव्यापन देखेंगे, जहां पे फेज अलग होने पर अतिव्यापन नहीं होता, ठीक है। ऋणात्मक अतिव्यापन में फेज अलग होने पर अतिव्यापन नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो, ये pz और pz है, और यहाँ पे क्या है, फेज अलग है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये धनात्मक है ऋणात्मक है। ऐसे अगर हम pz और s कक्षक ले, तो ये धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है ना, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक अतिव्यापन। ऐसे ही अगर हम px और px ले, है ना, तो देखो यहाँ पे धनात्मक धनात्मक थे, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक, है ना, और ऋणात्मक धनात्मक, है ना। और ऐसे ही अगर हम py ले, तो इसमें भी उल्टा है फेज, है ना, पॉजिटिव निगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक, है ना। तो ये थे धनात्मक और ये थे ऋणात्मक अतिव्यापन। अगर हम देखें शून्य अतिव्यापन, ठीक है, तो शून्य अतिव्यापन क्या होता है, एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में अभिविन्यास अलग होने के कारण अतिव्यापन नहीं होता, ठीक है। क्या, शून्य अतिव्यापन में एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में, ठीक है, जैसे एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में अभिविन्यास अलग होने के कारण अतिव्यापन नहीं होता। जैसे अगर हम px और s में लें, तो कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे px और py कक्षक लें, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये था चित्र 4.9, s तथा p परमाणु कक्षकों के धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य अतिव्यापन, ठीक है। तो अभी अब बाद में हम देखेंगे कि जो अतिव्यापन है ना, मतलब जो एस एस के अतिव्यापन, एसपी के अतिव्यापन, ये क्या होते हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समान नाभिकीय, विषम नाभिकीय, द्विपरमाणुक अणुओं तथा बहुपरमाणुक अणुओं पर समान रूप से लागू होती है, ठीक है। क्या, सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी जो समान नाभिकीय है ना, विषम नाभिकीय, द्विपरमाणुक अणु तथा बहुपरमाणुक अणु, ठीक है, पर समान रूप से लागू होती है। हम जानते हैं कि जो CH4 है, मीथेन है, CH4 की आकृति चतुष्फल की होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये क्यों होती है। तो आइए हम मीथेन, जैसे हम CH4 के अणु पर विचार करते हैं, ठीक है। तलस्थ अवस्था में जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो जो CH4 में कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 2s2 2p2 होता है ना, ये हमें पता है। जो उत्तेजित अवस्था में He 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 हो जाता है, ठीक है। क्या, तलस्थ अवस्था में जो कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He 2s2 2p2 होता है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 हो जाता है, ठीक है। इसके उत्तेजन के लिए, है ना, मतलब अगर ये उत्तेजित हुआ है तो कोई ऊर्जा लगी होगी, तो इसके उत्तेजन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उसकी पूर्ति संकृत कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। क्या, इसके उत्तेजन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उसकी पूर्ति संकृत कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन, जो ओवरलैपिंग हुई थी, बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक, जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, ठीक है। जो कार्बन के 4 परमाणु कक्षक हैं, जिनमें हर एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वह 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। परंतु इस प्रकार निर्मित CH आवन समरूप नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 2s1 है, 2px1 है, 2py1 है, 2pz1 है। तो देखिए, कार्बन के 3 2p कक्षक, ये जो 3 2p कक्षक हैं, 2px1 2py1 और 2pz, ठीक है। तो कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच SCH कोण का मान भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि बीच में कार्बन है ना। और देखो, और जो 2p कक्षक है, वो x y और z है, तो तीनों क्या है, आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, है ना। तो इस वजह से जो निर्मित आबंध है, उनके बीच जो SCH कोण होगा, है ना, HCH कोण होगा, उसमें भी वह भी 90 डिग्री होगा, अर्थात 3 CH आबंध एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। परंतु कार्बन का 2s कक्षक तथा जो H है ना,
देखो 3 आवन CH CH CH, ये क्या है 90 डिग्री के कोण में हो गए। लेकिन जो कार्बन का 2s कक्षक और एक हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, ये गोलीय समिति में होते हैं, है ना। देखो ये गोलीय समिति में होते हैं होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन ये कर सकते हैं, अतः चौथे CH आवंत की दिशा अनिश्चित होगी। ठीक है, यह निरूपण CH4 की वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता, जिसमें चारों CH कोण चतुष्फलकी होते हैं तथा प्रत्येक का मान 109.5 डिग्री होता है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर CH4 के अतिव्यापन के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इससे पता चलता है कि सिर्फ कक्षकों की अतिव्यापन के आधार पर, ओवरलैपिंग के आधार पर CH4 के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो हम देखेंगे अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। ठीक है, तो पहला जो सिग्मा आबंध है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है, इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार मतलब हेड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन, है ना, आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम SS अतिव्यापन देखें तो इस प्रकार के संयोजन में दो अर्धवृत्त S कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं। जैसे ये दो S कक्षक हैं, ये क्या है, हाफ फील्ड है ना, अर्धवृत्त है, तो इनका अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। ऐसे अगर हम S पे अतिव्यापन देखें, जहां पे एक S कक्षक हो और एक हमारे पास P कक्षक हो, है ना, किसमें, अक्षीय स्थिति में, इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु की अर्धवृत्त S कक्षक तथा दूसरे परमाणु का अर्धवृत्त P कक्षक के बीच होता है ना, अर्धवृत्त S कक्षक और अर्धवृत्त P कक्षक, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा SP अतिव्यापन। हम देखेंगे PP अतिव्यापन में, तो इस प्रकार का अतिव्यापन दो परमाणुओं के अर्धवृत्त P कक्षकों के बीच होता है। ये P कक्षक दोनों ही अर्धवृत्त हैं, तो जो अतिव्यापन है कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम देखेंगे पाई अवंत। ठीक है, तो पाई अवंत के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनकी अक्ष एक दूसरे के समांतर तथा अंतर्नाभिकीय कक्ष से लंबवत होते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित कक्षकों में परमाणुओं के तल के ऊपर तथा नीचे दो प्लेटनुमा आवेशित अभ्र होते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये पी कक्षक इनका अतिव्यापन कुछ इस स्थिति में हुआ, है ना। तो कोई ये पीपी अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम देखेंगे सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता। ठीक है, देखो ये आपकी पुस्तक में 4.5.5 में दिया हुआ है। मूलतः आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। ठीक है, जो आबंध की प्रबलता है ना, वह अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है, कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग या अतिव्यापन हुआ है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है। ठीक है, जैसे सिग्मा आबंध में जो कक्षकों का अतिव्यापन है वह अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई आबंध में सिग्मा आबंध की तुलना में कम अतिव्यापन होता है ना, इसलिए जो सिग्मा आबंध है वह पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता, है ना। ये भी जानना है महत्वपूर्ण है कि जब कोई दो परमाणु होते हैं तो उनके बीच जब पाई आबंध पाया जाता है तो वह कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ एक सिग्मा आबंध जरूर होता है। यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। ठीक है, यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित हो। ठीक है, पाई आबंध जो है वह हमेशा सिग्मा आबंध के साथ ही आता है और यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म जो आपकी पुस्तक में 4.5.2 पर दिए हैं, उसके बाद परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, है ना, ओवरलैपिंग अतिव्यापन कैसे होती है, उसके बाद अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। ठीक है, कि अतिव्यापन किस प्रकार के होते हैं और तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति पर चर्चा की, और अंततः सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता पर भी हमने चर्चा की। और ये सभी आपकी पुस्तक में 4.5.2 से लेकर 4.5.5 तक दिए हुए हैं, तो अवश्य ने एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम संकरण, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे, जो आपकी पुस्तक में 4.6 पे दिया हुआ है। उसके अंदर हम संकरण के अंदर संकरण के प्रकार क्या है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, संकरण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ये आपकी पुस्तक में 4.6.1 पर दिया हुआ है, तो एक बार उसे देख लीजिएगा, फिर हम कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।